चलिए, अब हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज, बेवेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह। ये टॉपिक ही है और ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और ज़रूर पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि हम आज हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो हम बताएंगे वर्ष 1942 में ही किया गया, 42 में की गई। और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में INA बोलते हैं। समझ गए? इसका गठन का जो अगर श्रेय बोलें तो हम बताते हैं कैप्टन मोहन सिंह को बताया जाता है, जो कि सिंगापुर में किया था। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। और इसे पता है जापान का समर्थन प्राप्त था। सोचिए INA को, मतलब आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने पता है 1943 में इस सेना का पुनर्गठन किया था। ये भी ध्यान रखना होगा। फिर से सुनते चलिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में किया गया। इस समय कौन कैप्टन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे, जो आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार का सुझाव दिया था। कहाँ दिया था? सिंगापुर में ही किया था। और इसी में पूछेगा कि जुलाई 1943 में जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी ने किया था, पुनर्गठन किया था, जिसमें आजाद हिंद फौज का कमान जो है सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? रास बिहारी ने, तो सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर किया था। तो कमान संभाले थे सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी भी सपोर्टर थे। ये ध्यान रखना है 1943 में जब हुआ था। चलिए, ये हो गए। दूसरा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो हम बताएंगे सिंगापुर में किया था, ये हम जानते हैं। और ये जो है जापान का सपोर्ट था जब 1942 में मोहन सिंह द्वारा बनाया गया था सिंगापुर में। और याद रखिएगा ये सपोर्ट था इनका। तो मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये सब जो है आजाद हिंद फौज का सदस्य हैं, मेंबर हैं। समझ गए ना? तो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस आए तो 1943 लगाइएगा, और मोहन सिंह आए तो 42 लगाइएगा। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। कौन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या किया महिला रेजिमेंट का गठन? तो रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से किए। और इसमें जो है आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडरों के नाम से रखा गया। एक तो सुभाष ब्रिगेडर, मतलब ब्रिगेड, और रखा गया नेहरू ब्रिगेड, और गांधी ब्रिगेड के नाम से रखा गया था। ये नाम रखे गए थे आजाद हिंद फौज के नाम से। ठीक है? अन्य नाम रखे गए थे इसी में आजाद हिंद फौज में। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा सौंपा गया, क्योंकि जापान इसका सपोर्टर था आजाद हिंद फौज का। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप के नाम से रखा गया। तो शहीद द्वीप कहे या स्वराज द्वीप कहे, जो कि किसका नाम है? अंडमान निकोबार का नाम है, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा रखा गया था, नया नामकरण हुआ था। और सुनिए, 6 जुलाई 1944 आ जाइए, 1944 आ जाएंगे। 44 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता कि इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब राष्ट्रपिता से संबोधित कौन किए? सुभाष चंद्र बोस। किसे? महात्मा गांधी को। और याद रखिएगा उनसे आशीर्वाद दिए थे। तो इनका ये कथन हमेशा याद रखिएगा कि 1944 में, 6 जुलाई 1944 में आजाद हिंद फौज का जो है रेडियो के एक प्रसारण में, ठीक है, महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा? कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। गांधी जी से बोले थे रेडियो प्रसारण में। तो राष्ट्रपिता से संबोधित हो गए कि नहीं? चलिए, ये भी समझ गए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक जो है सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ये सवाल पूछ चुका है। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक जो है
सेना बनाए, उसका नाम जो है बनाने का श्रेय किसे जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो हम बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था, संबोधित किया था, उपाधि दिया था। और देशभक्त अगर पूछा जाए कि इस नाम से शब्द से संबोधित करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। किसको किए थे? सुभाष चंद्र बोस को किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। चलिए ये बात तो हो गई। अगर मैं बात करूं और वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था आजाद हिंद फौज पर चलाया गया था, जो कि समझिए सुभाष चंद्र बोस पे चलाया गया था, ये बोल सकते हैं। अब वर्ष 1945, तो वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में रखा गया था। याद रखिएगा। और किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आजाद हिंद फौज पर चलाया गया। आजाद हिंद फौज, बेबल योजना, शाही नौसेना विद्रोह, ये सब इसी में सम्मिलित है, जो कि थोड़ा थोड़ा है उसमें, जो कि समाप्त होगा। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तियों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, पूरा नाम है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, एवं शाहनवाज खान बोलिए, शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया। परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तो सुन लीजिए कि किसे किसे फांसी की सजा दी गई भाई। तो देखिए, 3 अभियुक्ति जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, ये तीनों को जो है फांसी दे दिया गया था, याद रखने की बात है। और फांसी की सजा पर ये जो चढ़ाने की बात हो गई। राशिद अली को बस 7 वर्ष का कारावास हो गया था। पता है, नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में इन्हें मुकदमा चला था और इसी में इनको फांसी हो गई थी। कहाँ चला था? लाल किले में। ठीक है, कब चला था? नवंबर 1945 को। कहाँ? दिल्ली के लाल किले में। और पता है, ये आजाद हिंद फौज का ये सदस्य थे, मेंबर थे, और सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर दिया। उनके जो आजाद हिंद फौज के थे सैनिक या अधिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। आज लेकिन छोड़ दिया गया क्योंकि जनता खिलाफ थी। क्लियर हो गया? किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तियों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेवेल के कारण क्षमा कर दिया गया। लॉर्ड बेवेल ने क्षमा कर दिया था। और सुनिए, वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो C राजगोपालाचारी जो थे, उनके द्वारा क्या किया गया? 1944 में CR फार्मूला दिया गया। C राजगोपालाचारी थे, CR फार्मूला हो गया। ठीक है, प्रस्तुत किए। चलिए ये भी जान गए। अगर बात करें कि भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को की गई। मतलब 14 जून 1945 को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और ये बेबल योजना प्रस्तुत किया गया, जो कि बेबल ने ही किया था भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। बेबल योजना या बेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में जो है कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, किसने संभाला? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संभाला था। सोचिए, ठीक है। तो बेबल योजना तो आया भाई कि भाई राजनीतिक जो चल रहा है विरोध उसको रोको, जल्दी रुको नहीं तो हानि हो जाएगा, है ना। और शिमला सम्मेलन हुआ, बेबल योजना के विचार पर जो है शिमला सम्मेलन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि शिमला सम्मेलन में अंग्रेज और कांग्रेस के बीच हो रहा था, तो उसका प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। और सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हैं। 6 वर्ष तक रहे थे वह अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज जो है
बचाव समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति बना था, जिसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था भोला भाई देसाई को। ठीक है, चलिए ये आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था। समझ गए? आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति कांग्रेस द्वारा किया गया था। जरूरी है ना भाई, अब इतना बड़ा हो गया तो आज़ाद हिंद फौज को बचाना भी चाहिए। बचाने के लिए एक समिति मतलब एक ऐसा होना चाहिए, वकील तकील भाई मजबूत होना चाहिए, भोला भाई देसाई होना चाहिए, अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। क्या मनाया गया? आज़ाद हिंद फौज मनाया गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार 6 वर्ष, ये भी जान गए। चलिए ये अब डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए इससे पहले एक बात जान लीजिए, पॉइंट क्या है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यहाँ पे सुन लीजिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके साथ भारत एक गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का राष्ट्र बन गया। ये पॉइंट जरूरी था बताना, इसलिए बता दिया। चलिए अब सुनिए, शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ था। तो आगे तो एक सवाल बन गया कि शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1946 में हुआ था। डेट पूछेगा तो 18 से 23 फरवरी के बीच बताइएगा। ठीक है, चलिए ये जान गए। तो सुनिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी को हुई, जब बॉम्बे में 9 सैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने जो है नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। और ये इंपॉर्टेंट था। कितने नाविक थे? 1100 नाविक। किस लिए हड़ताल कर दिए? नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन का हो रहा था, इसलिए हो गया। और दूसरी बात, कौन सी नौसैनिक जो बॉम्बे में जो थी नौसैनिक जहाज, उसका नाम पता है? HMIS तलवार था। उसी पर हो गया था, भेदभाव की बात हो गई थी, उस पर 1100 नाविक थे। और ये शुरुआत हो गई 18 फरवरी से, तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। चलिए और सुनिए, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्ता को, ठीक है, BC दत्ता को रिहा किया जाए। तो BC दत्ता के लिए भी विद्रोह कर दिया, बहाना भी मिल गया कि भाई BC दत्ता को भी जो है आप आजाद करो। अब BC दत्ता है तो ब्रैकेट में जो है उसका जान लीजिए, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया था। और इसके कारण बहुत नाविक को भी बुरा लगा और विरोध भी हो गया, नस्लवाद, भेदभाव, खराब भोजन हो गया, बहाना भी मिल गया। इसके लिए BC दत्ता को छोड़ने का भी एक तरह से ऐलान कर दिया। और सुनिए, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। तो देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में जब विस्फोट होना शुरू हुआ तो वल्लभ भाई पटेल का हस्तक्षेप शुरू हुआ, इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। क्या दी? आत्मसमर्पण की सलाह दी। जब ये नौसेना विद्रोह हुआ ना तो आत्मसमर्पण की भाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आत्मसमर्पण कर दीजिए। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब बात करते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन, जो कि बहुत सवाल पूछता है। और इसमें चलिए एक बात जान लीजिए, एक पॉइंट है कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। ये इनकी बात तो हम कर चुके हैं पुराने वीडियो में, मतलब मेरा दो तीन वीडियो देख रहे होंगे। तो अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन से संबंधित है और संविधान सभा इसी में आएगा, आंतरिक सरकार का गठन जो हुआ इसी में आएगा सवाल। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली, जिसे लेबर पार्टी द्वारा, अगर पूछे ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो है कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को कहाँ आया कैबिनेट मिशन? भारत आया। और ये गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, इटली द्वारा।
ऐसे बोलिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय सेनाओं के बातचीत के लिए संसदीय दल का गठन किया गया, जिसे हम लेबर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो लेबर पार्टी के नाम से पूछे कि या लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए संसदीय दल का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 टिक लगा दीजिएगा। इसमें क्या है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता अगर पूछे तो ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। तो भारत मंत्री जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में भारत मंत्री अगर पूछे आपसे तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। इसमें जो है शामिल 2 अन्य सदस्य थे, जो कि हम जानते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। वही व्यक्ति था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। ये दोनों थे और मेन लीडर के रूप में, भारत के मंत्री के रूप में पैट्रिक लॉरेंस था, जो कि कैबिनेट मिशन जब आया था, कब आया था? 24 मार्च 1946 को कब भारत में आया था। तो ये ब्रिटेन में जब हुआ था उसकी बात हो रही है। सुनिए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष अगर पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे ही, क्योंकि लगातार 6 वर्ष तक थे, तो कैबिनेट मिशन में भी यही रहेंगे। क्रिप्स मिशन के समय भी इसी को माना जाएगा। चलिए, ये बात हुआ। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल। तो कैबिनेट मिशन आगमन के समय भारत का वायसराय पूछे तो लॉर्ड बेवेल था। और या तो क्या, जब कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बता देना है। और भारत आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। और ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, याद रखने वाली बात है। अगर पूछे कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन को पूर्ण समर्थन किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन को, क्योंकि कैबिनेट मिशन थोड़ा बेहतर था क्रिप्स मिशन से। समझ गए? इसलिए महात्मा गांधी इसके सपोर्टर हो गए थे, पूर्ण समर्थन मिला था। धीरे धीरे यही तो जाकर आगे अंतरिम सरकार का गठन होगा, फिर उसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे बदलाव होंगे और फिर भारत का विभाजन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक यही है। सुनिए, अब कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान जो हैं वो सुनते हैं। तो भारत की एकता बनाई रखी जाए, ये इसलिए आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन हमेशा याद रखिए 1946 में आया था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। कैबिनेट मिशन में जो है अस्वीकार कर दिया गया था पाकिस्तान का मांग, मुस्लिम लीग की जो है। और ये जो है इसलिए गांधी जी भी समर्थन कर रहे थे, भाई पाकिस्तान क्यों बनना, है ना। तो ये भी बात है। और कैबिनेट मिशन में जो है मना कर दिया गया था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। मतलब सोचिए, ब्रिटिश अभी नहीं छोड़ेगा, लोग कितना है। अब किसी को इतना आदत हो गई शासन करने की तो वो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं। इससे एक बात सीखने को मिलता है कि आप कितना भी किसी से लगाव रखें, एक दिन आपको उसे छोड़कर जाना ही है। आप या इस धरती से छोड़ के जाएं या इस धरती पर रहते हुए छोड़ दें। तो इसलिए मोह है तभी दर्द है, मोह को छोड़िए, सिर्फ प्रेम मार्ग अपनाइए, दर्द कभी नहीं होगा। जो चला गया जाने दीजिए, जो आएगा उसका इंतजार कीजिए, और जो आएगा उसे जीना सीखिए, ना कि उसे पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई पाया हुआ चीज ज्यादा समय तक नहीं रहते। सिर्फ जीना सीखिए, जो भी मिल रहा है, जो समय मिल रहा है उसमें आनंद लीजिए, उस लक्ष्य को जिए, उस लक्ष्य की ओर चलिए। ठीक है, चलिए, पॉजिटिव रहना है। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समझ गए? तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत। इसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये भी बात सही है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग तो जैसे बोलते हैं कि अपना लिया, अपनाया नहीं था, अंदर से तो कूट रहा था ये, समझ रहे हैं। और ये जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में हम लोग मनाए, जब मुस्लिम लीग स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन योजना को। चलिए, ये तो बात हो गई। प्रत्येक कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो गए थे वर्तमान जो बांग्लादेश देख रहे हैं वहां गए थे, जिसे पहले बोला जाता था नोआ खाली। तो नोआ खाली गए थे, किस लिए? हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए, वायलेंस को शांत करने के लिए बांग्लादेश गए थे। अभी के बांग्लादेश, पहले नोआ खाली बोला जाता था उसे। नोआ खाली में गांधी जी
के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि दी गई थी, जो कि मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। वन मैन बाउंड्री की उपाधि किसने दी महात्मा गांधी को? तो माउंटबेटन ने दी थी। और किस लिए दी थी? तो इसलिए दी थी क्योंकि हिंसक जो घटना हो रही थी उसे रोकने के लिए अपने विवेक और बुद्धि या साहस के देख कर दिया था ये। और कहाँ गए थे ये गांधी जी? नोआखाली में गए थे, बांग्लादेश जिसे बोलते हैं अभी, वहां शांति के लिए गए थे। ठीक है। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? तो महात्मा गांधी द्वारा थी। ठीक है। तो वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो महात्मा गांधी द्वारा। कब? 1922। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस अधिवेशन 1922। और सुनिए, संविधान सभा के गठन का प्रावधान जो है किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कब? 1946 में किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। तो सवाल ही पूछता है, क्या पूछता है? चलिए हम बता देते हैं, आगे तो यहाँ जान लीजिए। ये छूट गया था, ये सुनिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो आगे तो ये सवाल हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो हम संविधान से संबंधित समझ गए, और संविधान सभा का चुनाव भी किया गया। कब किया गया? तो हम बताएंगे जुलाई 1946 में किया गया, ये भी समझ गए। जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही ये चुनाव हुए, मतलब 296 सदस्य या मेंबर के लिए। ठीक है, 296 सदस्य मतलब 296 मेंबर के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। मतलब अगर पूछे कि टोटल कितने मेंबर थे तो 296। कांग्रेस के कितने थे? तो इसी में से 208 थे। मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे? 73 थे। और अन्य देखा जाए तो 15 थे। ठीक है, ये संविधान सभा का चुनाव जब हो रहा था तब जुलाई 1946 में। अब सुनिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। तो संविधान सभा का पहला सत्र अगर पूछे कब आयोजित किया गया, तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अच्छा, बोलेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को किसे, संविधान सभा का अगर पूछे किसे अस्थायी सदस्य चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मतलब आगे तो संविधान का पहला सत्र अगर पूछे तो 9 दिसंबर 1946, इसी का अस्थायी सदस्य होंगे, मेंबर सुनेंगे, तो अस्थायी के रूप में अभी चुना गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद। अब आगे चल के अस्थायी चुनेंगे, कब चुनेंगे? तो 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी सदस्य बन गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? दूसरी बैठक में संविधान सभा का। कब था दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। पहला पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगर पूछे कि वायसराय वेवेल, वेवेल या वेवेल बोला जाता है, वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण जो दिया था वायसराय वेवेल ने, किसे दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ठीक है, ये भी बात है। और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। इस क्वेश्चन को मैंने पोस्ट भी किया है। 2 सितंबर 1946 का जो क्या किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और ये कौन सौंपा था? वायसराय कौन था? वेवेल ने सौंपा था। और सुनिए, लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अब अंतरिम सरकार में शामिल हुए। कब हुए? 26 अक्टूबर 1946 को हुए। तो 26 अक्टूबर जो हुआ 1946 में, लियाकत अली तो थे ही और मुस्लिम लीग के 5 मेंबर भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे।
चलिए ये भी बात है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये दोबारा क्वेश्चन पूछा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल की बात करते हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल की बात करें तो एक तरफ सदस्य है, एक तरफ विभाग है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें थोड़ा मिट गया है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो अंतरिम सरकार का अगर पूछ रहा है सदस्य, तो हम पहले तो जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे और ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले को ये देख रेख करते थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये बात है। और एक अंतरिम सरकार के अगर सदस्य की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल की भी भूमिका रही है, सदस्य के रूप में रहे हैं अंतरिम सरकार का। तो गृह सूचना और प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले को संभालते थे, समझते थे। ये भी हो गए। आगे बात करें तो वल्लभ देव सिंह को बात करें तो वल्लभ देव जो थे, वल्लभ देव, वो रक्षा विभाग के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो कि संविधान तैयार हुआ था तब का अंतरिम सरकार बना ना, उसकी बात। तो इसमें सदस्य चुने गए थे और सवाल पूछता है जॉन मथाई क्या थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्रिमंडल थे, मेंबर थे, सदस्य थे, याद रखिएगा, पद पे बैठे थे। सी राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया शिक्षा विभाग का सदस्य, शिक्षा विभाग इनको दिया गया। अब सी एच भाभा ये बने थे कार्य, खान और बंदरगाह का सदस्य बनाया गया इस विभाग का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अंतरिम सरकार का खाद्य एवं कृषि विभाग का सदस्य बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आशफ अली को क्या बनाया गया पता है? रेल विभाग का बनाया गया, आशफ अली को रेल विभाग का सदस्य। जगजीवन राम जो बने थे वो श्रम विभाग के बने थे, मतलब मजदूर विभाग के सदस्य बने थे। लियाकत अली खां को बनाया गया था वित्त विभाग का, समझ गए, वित्त विभाग का। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता कैसे हुई, उसके बाद विविध प्रश्न है, ऐसे में आप समाप्त हो जाएंगे। उससे पहले सुन लीजिए, गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, ये हम जानते हैं। पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। जब गांधी जी की मृत्यु हुई उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गए। चलिए ये बात तो हो गई। अब सुनिए, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट इटली द्वारा जो है घोषणा कर दी गई कि जून 1948 से पहले भारत छोड़ दिया जाएगा, समझ गए। और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगर भारत का वायसराय उस समय कौन था बताइए, जिसके द्वारा कहा गया? आप जानते हैं, बेवेल का नाम सुने होंगे, है ना। चलिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ने बोल दिया था। और चलिए वो प्रधानमंत्री कौन था ये पूछ देता है तो क्लीमेंट इटली बोलते हैं, इटली, खाने वाला इटली नहीं, इटली नाम था। क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को किया। मतलब जब घोषणा हुई तो लॉर्ड बेवेल था, उसके बाद आ गया लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 48 से मतलब 47 से 48 तक चलेगा। उसके बाद 48 से 50 हमारे भारत के जो है हमारे बनेंगे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारतीय बनेंगे। आगे बात करते हैं, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को की गई। तो 3 जून को 1947 को जो है माउंटबेटन द्वारा विभाजन का जो सत्ता हस्तांतरण था, कैसे किसको देना है, ये बात हो गई थी 3 जून को। किसके द्वारा? माउंटबेटन द्वारा। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को ही 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे भाई, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कैबिनेट मिशन का पढ़ लिए, कब्ज मिशन का प्रावधान पढ़ लिए, और इसी में माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान सुनिए, प्रावधान सुनिए। तो माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो, समझ गए। तो देखिए, पंजाब और बंगाल के हिंदू मुस्लिम जो बहुसंख्यक जिले थे पंजाब का, उस प्रांतीय विधानसभा के जो मेंबर थे उनकी अलग बैठक बुलाई जाए, अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उस बैठक में क्या हुआ कि पूछा जाए, निश्चित किया जाए कि वो विभाजन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उससे अलग अलग बैठाइएगा, हिंदू मुस्लिम है अलग अलग बैठाए तो सब चाहेगा, लोग तो होता ही है अलग करने का, और ये फायदा उठा लिया माउंटबेटन ने। चलिए, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान,
तो अलग-अलग हो गए भारत और पाकिस्तान। 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। ये हो गया माउंटबेटन योजना के तहत कि 2 बनेंगे देश भारत और पाकिस्तान और 2 संविधान सभा के निर्माण के रूप में किया जाएगा। ये हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जो है जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। सोचिए यहाँ से तो लड़ाई शुरू होगा नहीं, अब हक का बात बोल दिया, ऊपर से बोल दिया कि किस भाग में रहना चाहते हैं भारत के। जनमत संग्रह हो गया, लड़ाई होगा ही और सबका अलग-अलग विचार है। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग मतलब बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीरियल रेडक्लिफ ने की थी। तो डायरेक्ट पूछता है कि भारत विभाजन के संदर्भ में अगर पूछे 1947 में एक सीमा आयोग हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? सीरियल रेडक्लिफ था, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दुष्ट क्या बोलेंगे, सीमा बनाने के लिए आया था तो बना दिया। सीरियल रेडक्लिफ नाम है पूरा, तो रेडक्लिफ ने बनाया, इसी के नाम पे तो नाम है कि नहीं? चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में किया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? दिल्ली के अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ये बात हो गई। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी थे। ये सवाल पूछता है, जैसे हम जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय जब स्वीकार किया गया था ना कांग्रेस की अध्यक्षता में, तो जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। ये जरूर सवाल पूछता है। ठीक है, वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो कभी स्वीकार नहीं किया था। तो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम नेता था वो विभाजन को स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। और ये सही बात है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सोच समझ के किए थे। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज में रहता है, तो सही था और अच्छी सोच भी थी, क्योंकि इससे और भी देखिए द्वंद्व बनता चला गया। आज देखिए माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बल्कनीकरण को आमंत्रित करेगा। इसलिए इस योजना को बल्कन प्लान भी कहा जाता है। और सुनिए, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 को स्वीकार की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? जैसे माउंटबेटन योजना हुआ, जैसे हम कृषि मिशन का पढ़े, कैबिनेट मिशन का जो प्रावधान पढ़े, है ना? तो उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? सुनिए। तो देखिए 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 से ही 2 भाग में बांट दिया गया। प्रत्येक अधिराज्य जो है, अधिराज्य कहने का मतलब अपना अधिकार वाला, डोमिनियन कहते हैं उसे, हो गया, में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा, जो कि हमारे भारत का कौन थे? CR राजगोपालाचारी थे, है ना? C राजगोपालाचारी हुए ना, वही थे। अब पाकिस्तान का कमेंट कर सकते हैं, अभी तक तो पूछा नहीं इसलिए बताते भी नहीं है। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत संविधान अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चल रहा था जब तक जो अपना राज्य है अपना संविधान न तैयार कर ले, पार्लियामेंट न तैयार कर ले। ठीक है, इंग्लैंड के तहत ही चल रहा था। देखिए भारतीय राजवाड़ाओं को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में होगा। देखिए भारत के जो राजवाड़े होते थे उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प था ही नहीं। नॉर्मल है कि अगर एक को मिलता तो फिर सब चाहते, तो भाई वो विकल्प नहीं है स्वतंत्र रहने का, अलग नहीं रह सकते। रहना है तो भारत में रहिए, ना मतलब पाकिस्तान में चाहिए।
है ना? यही था और यहाँ से तो शुरू हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी थे। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे तो जेपी कृपलानी थे। इन्हीं के अंडर में हुआ था। भारत का अंतिम बादशाह कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, हम जानते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा तो हम बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ। देखिए प्रथम, यहाँ पे अगर आ जाए प्रथम भारतीय तो हम बताएंगे कौन? राजगोपालाचारी। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र यहाँ पे दे चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि हम जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो भी राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। चलिए ये हो गया। और सुनिए, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिए थे। महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहा था तो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे भाई। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी द्वारा गाया गया। तो एक बात जान लीजिए, पूछता है कि 15 अगस्त 1947 जो हुआ था मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में, मध्य रात्रि को मतलब आधी रात में असेंबली में 15 अगस्त 1947 को जनगण मन गाया गया। और इकबाल द्वारा रचित जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो किसके द्वारा गाए? तो सुबह लक्ष्मी द्वारा गाया गया। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इनका था, इकबाल का द्वारा रचित था, जो कि गाई तो सुबह लक्ष्मी, जनगण मन भी और सारे जहां से अच्छा भी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही नियुक्ति की गई थी। प्रथम जो जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगर बोला जाए पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना था। तो पाकिस्तान का अगर प्रथम गवर्नर पूछे तो हम बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। अगर यही भारत का था प्रथम तो बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। देरी यहाँ तो पढ़ लेना चाहिए। 2 गवर्नर बने थे ना, राजगोपालाचारी भारत के बने थे, पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना बना था। चलिए ये हो गए। और सुनिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अगर लागू की बात करें ना 26 जनवरी 1950 लगा दीजिएगा। अब और जान लीजिए यहाँ पे कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीवी मलवंकर को बनाया गया है। इसलिए प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मलवंकर। इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग विविध प्रश्न में जो आते हैं वो पढ़ते जाते हैं, जो कि विविध प्रश्न करने का मतलब स्टैटिक जीके, ऐसे याद रखिए। तो स्टैटिक जीके में जो जो आएगा हम वो पढ़ते जाएंगे। तो इससे पहले एक पॉइंट सुनते चल जाइए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न है और ये हमको डायरेक्ट पढ़ना है ना? तो चलिए विविध प्रश्न में खत्म करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मतलब फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? तो हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक का श्रेय जाता है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि सही है क्या है, सब गलत ही था। लेकिन जहां पे वो शासन कर रहा था वहां पे भी तो लोग वही थे, असंगत थे, कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं, खाली निगेटिव था, पॉजिटिव थे ही नहीं। तो भाई शासन तो कोई भी आगे कर लिया, वही हो गया, वही कमेंट किया था, टिप्पणी किया था मैकाले। इस सोचिए ईस्ट इंडिया कंपनी उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन ताकतवर बनाए इन्हीं लोग ने। यही एकदम डायरेक्ट सवाल, कर्रा जवाब इसको कहते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। मतलब अगर चाहता भारत, अगर हम लोग चाहते, जैसे अभी महात्मा गांधी जब आए उस समय जब मिले, लड़े, सब कुछ किए और जो तरीके से अपनाए, संगठित किए, जब असंगत हटा असंगति में आए तो देखिए अंग्रेज भागा ना कि नहीं भागा। यही चाहिए था उस समय भी, 1857 में भी। चलिए भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को मानते हैं, याद रखिएगा अंग्रेजों के अनुसार। चलिए, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1770 में हुआ था सन्यासी विद्रोह। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी दांडी मार्च निकाले थे, और दांडी मार्च को देखते हुए, प्रेरित कहिए या देखते हुए, नेता कौन ऐसे थे या किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था दांडी मार्च की तरह? तो वो थे के कल्पन, ठीक है, कल्पन, के कल्पन थे, जो कि कालीकट से यात्रा किए थे, अपोया नूर तक जाके रुके थे। अगर बात करें सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम अगर सर्वोदय शब्द का उपयोग की बात करें तो महात्मा गांधी। और सर्वोदय समाज बनाया गया था, वो बनाया था किसके द्वारा? ये मैं बता चुका हूँ, बताइए किसके द्वारा। अगर पूछे दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक, मतलब 34 तक, मतलब 1932 से लेकर 34 तक था, जो कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो 30 से समझिए 32 तक चला था, फिर 32 में रुक गया था बीच में, फिर 32 से 34 तक चला दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना होगा। और याद रखिएगा सर्वोदय समाज जो आया था वो विनोबा भावे के नाम से आता है, क्योंकि वो स्थापना किए थे। चलिए, धन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और ये बात सही बात है। अगर पूछे द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई? तो हम बताएंगे वर्ष 1945 में हुई। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगर पूछे कि मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हम बताएंगे हेमचंद्र सूरी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था, हम जानते हैं। और मध्यकालीन विद्वान जो लेखक कौन थे जो कि जैन धर्म के अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी थे। अगर पूछे बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। बंगाल में याद रखना है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं ना। अगर सुनिए, भारत अगर बात करें विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। सोचिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, अब विभाजन करो और छोड़ो मुस्लिम लीग। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए भाई तो हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को अपने कब्जे में रख लिया गया था, और ये ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। और इसका मतलब था कि जबरदस्ती किया गया, नहीं तो ये अपना अलग बनाने के फिरा में था। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई बने। तो मोरारजी देसाई जो हैं वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1913 में ही किया गया था। और 1913 में एक गदर पार्टी की भी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी, ये भी याद रखना है। तो 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। याद रखना है कि महात्मा गांधी ने महान प्रहरी कहा है किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्या कहा है? महान प्रहरी कहा है, ठीक है। कौन? महात्मा गांधी, ऐसे बोल दिया। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, द सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो कैलेमिटी उड़ीसा का अकाल कहा जाता है, जो कि 1866 में आया था। कूट निरपेक्षता नीति, नन एलिमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। डायरेक्ट पूछता, गुट निरपेक्षता नीति कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू लाए। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रधानमंत्री, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जीवनीकार कौन थे? तो वो थे फ्रैंक मोर्शे। तो सुनिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के
जीवन कारक कौन थे? मतलब भारत के प्रधानमंत्री बने जो जवाहरलाल नेहरू, उनके एक तरह से मार्ग देने वाले कौन थे? तो वो थे फ्रैंक मोरेसे। अब सुनिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया थे। पट्टभी सीतारामैया बोला जाता है। ठीक है। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये नहीं चाहते थे विभाजन हो। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो हुआ था उसके दौरान क्या हुआ? गुलामी अधिकार पत्र कहा गया जवाहरलाल नेहरू को। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिकल पार्टी की गठन किसने की? तो एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय जो थे वो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किए, कब किया? 1940 में। अब देखिए विविध प्रश्न और इतिहास का अंतिम सवाल है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा महिला, छात्र, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। किसका? समन्वय अवज्ञा आंदोलन का। क्लियर हो गए? चलिए तो आज के लिए यही हो गया, विविध प्रश्न खत्म और इतिहास भी खत्म।